लेक्चर नंबर कल जो है वो हमने डिफरेंट चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनको कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनको स्टडी किया था। ठीक है, तो उसी के अंदर एक एग्जांपल है आगे उसी से रिलेटेड इन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन से। ये ग्रिफिथ की एग्जांपल है 2.2। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ए डिस्टेंस z अबव द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2l दैट कैरी द यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। यानी कि एक कोई लाइन है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपने उसके मिड पॉइंट से लेकर किसी हाइट z पर किसी पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है। यानी कि बेसिकली क्या है कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दी जा सकती है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एग्जांपल में उसने लाइन चार्ज दिया, देने को वो सरफेस भी दे सकता है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है लाइन चार्ज की। तो अब अगर हम इसकी फिगर बनाएं तो सपोज करें कि ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आपने चार्ज को। तो ये इसका मिड पॉइंट अगर हो तो यहाँ से इस जगह तक ये ऐसे, ये आपके पास z है, z एक्सिस है, ठीक है। इधर इस जगह पर मैं कोई लेंथ एलिमेंट लेता हूँ dx, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ये जो लेंथ एलिमेंट है, इस लेंथ एलिमेंट से ये यहाँ पर कोई पॉइंट p है, इसको आप इसके साथ मिला दें, ठीक है। और ये डिस्टेंस इधर से लेकर, ये ओरिजिन है इसका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस होगा। यानी कि आपका जो लेंथ एलिमेंट है वो इस मिड पॉइंट से x डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि dx है वो। तो अब इसकी अगर आप लिमिट देखें तो ये लेंथ जो है, अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव x है तो इस जगह पर ये नेगेटिव x होगा। अब आपने ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। इस पॉइंट P के ऊपर जो ये मिड से जा रहा है, और ये किस वजह से यहाँ पर, क्योंकि इस पूरी लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लाइन के ऊपर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अब बेसिकली इसके अंदर जो है वो अगर हम देखें तो जो हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होती है, लैम्डा Q ओवर L, यही होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको इंटीग्रल में डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर दूं तो dQ ओवर dl, और यहाँ पर dl को x के बराबर ले लूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू dQ ओवर dx, दैट इज द वैल्यू। अब ये सिमिट्री आएगी इसके अंदर भी, ठीक है। आप देखें कि यहाँ से ये ज़ीरो से इधर तक जा रहा है, यानी कि ये पूरी लेंथ है इसकी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरी लेंथ जो है ये किसके बराबर है, ये L के बराबर ये पूरी लेंथ जो है, ठीक है। इसको छोड़ दें आप, ये जो एलिमेंट लिया,
यहां से लेकर यहां तक देखिए तो ये पूरी लेंथ कैपिटल एल के बराबर है, उसके ऊपर उस लेंथ के ऊपर आपने जो है वो लिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एक्स है, ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट करें तो 0 से एल तक आप इसको इंटीग्रेट जो है वो करेंगे। इसके अलावा मिड पॉइंट, अगर यहाँ पर जो चार्जेस हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस डी हो, ठीक है, जैसे आपने पिछले केस के अंदर किया था तो हमने कहा था कि x जो है दैट इज d/2 मिड पॉइंट के लिए d/2 की बात जो है वो की थी। लेकिन अब यहां पर वो d/2 की बात नहीं है, यहां पर अब पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है। वहां तक पर उसने डिफाइन कर दिए थे कि दो चार्जेस पड़े हुए हैं, एक एंड पे पड़ा हुआ है, एक दूसरे एंड पे पड़ा हुआ है, और उनके दरमियान कोई डिस्टेंस आर है, तो उसके मिड से। लेकिन यहां पर आपने अब डिस्ट्रीब्यूशन के मिड से किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है। यहां पर अब दो चार्जेस नहीं है, यहां पर पूरी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जब बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें कि ये जो है ये आपके पास आर वेक्टर है, ठीक है, और ये आपके पास जेड हाइट है इस फिगर के अंदर। तो अब आर जो है वेक्टर दैट इज इक्वल टू जेड यूनिट वेक्टर आर प्राइम एक्स यूनिट वेक्टर और डी एल इज इक्वल टू डी एक्स, ये हमने लिया है इसको पहले। तो अब आर, अगर वो पिछली फिगर जो है उसको हम रिकॉल करें तो आर जो है आपके पास वेक्टर वो आर माइनस आर प्राइम के बराबर होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आर आपके पास जेड यूनिट वेक्टर माइनस एक्स यूनिट वेक्टर, ये वैल्यूज मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की। अच्छा जी, अब आप इस फिगर के ऊपर आए। इस फिगर के ऊपर अगर पाइथागोरन थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरन थ्योरम से आपके पास आर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, तो आर जो है ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का अंडर रूट। अब आप अगर आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालें, आर यूनिट वेक्टर आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड यही होगा। तो आर आपके पास आर की वैल्यू क्या निकाली है, यहां पर हमने ये निकाली है जेड यूनिट वेक्टर माइनस एक्स यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। यही वैल्यू निकलेगी आर यूनिट वेक्टर की, ठीक है। अब आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली है, ये सारी वैल्यूज जो है इनको कैलकुलेट। अब यहां से आप देखें कि डी क्यू जो है वो लैम्डा डी एक्स के बराबर आएगा, जो चार्ज है आपके पास। नाउ आई विल राइट डाउन द फार्मूला, जो हमारे पास जर्नल फार्मूला है कि ई ऑफ आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर स्क्वेयर आर यूनिट वेक्टर, ये जनरल फार्मूला है आपका। अब इसके अंदर डी क्यू क्या है आपके पास, लैम्डा डी एक्स, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स ओवर आर स्क्वेयर, ठीक है, और साथ में आर यूनिट वेक्टर,
ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ गई। अब आपने इसके अंदर आर और आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर की वैल्यूज जो है उनको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, और आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपने निकाली हुई है जेड यूनिट वेक्टर माइनस एक्स यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी। किधर नहीं आएगा? ओ हाँ, ठीक है, यू आर राइट, ये आर स्क्वायर की वैल्यू एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये वैल्यू अब वो 1/2 है और ये 1 है, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। यानी कि इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल लैम्डा डी एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू जेड यूनिट वेक्टर माइनस एक्स यूनिट वेक्टर। ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी। नाउ अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो बेसिकली आप देखें तो डी एक्स के ऊपर जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो हो रही है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरे पास एक ये टर्म भी है और एक ये टर्म भी है, और इसकी लिमिट अब अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लें तो ये -L से L तक जो है वो इसकी लिमिट जा रही है, फुल लिमिट जो है। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन करें कि E इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -L to L। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास। अब उस उधर मैं उसको मल्टीप्लाई करने लगा उन टर्म्स के साथ, तो मेरे पास जेड यूनिट वेक्टर आ जाएगा और साथ में 1/x² प्लस z² 3/2 के बराबर आ जाएगा। dx, बल्कि इसको ये जो 2z है ना इसको बाहर ही निकाल लें आप, इधर ब्रैकेट दे दें और ये लिख लें यहाँ पर 2z यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आएगा -x यूनिट वेक्टर -L to L x z² प्लस x² dx 3/2 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाली जो इंटीग्रेशन है ये तो मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका। ठीक है, क्योंकि ये z/x प्लस z² की वैल्यू जो है आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट शुरू z यूनिट वेक्टर और इसका इंटीग्रल, ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसके इंटीग्रल की वैल्यू जो है, इसका इंटीग्रल होता है x z² प्लस x² की पावर 1/2
माइनस एल से एल तक, और माइनस एक्स यूनिट वेक्टर। अब ये वाला जो इंटीग्रल है इसको मैं नाम दे देता हूं कोई आई का, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला जो है वो लिख दिया है, क्योंकि ये जो होता है ना 1/x² प्लस z² की पावर 3/2, अगर आप इंटीग्रल्स का देखें तो उसमें ये x/z² प्लस x² की पावर 1/2 निकल भी आता है। ये इसको प्रूव भी कर लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इसको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही रिजल्ट हम लिख दें। अच्छा, अब रह गया पीछे ये वाला, तो ये इंटीग्रल जो है इसको ये कैलकुलेट हो सकता है, इसके लिए फार्मूले की ज़रूरत नहीं है आपको। ये बेसिकली आई जो है ये क्या आपके पास, ये माइनस एल से एल डी एक्स x² प्लस z² की पावर 3/2 है, ठीक है, और साथ में यहां पर x भी है। नौ इस इंटीग्रल के अंदर अगर मैं इसको ले लूं x² प्लस z² को t के बराबर ले लूं, ठीक है, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, और x dx की वैल्यू 1/2 dt के बराबर निकल आएगी, ठीक है। अब आप ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो 1/2 बार माइनस एल से एल, इसकी जगह पर dt आ जाएगा, dt और t की पावर 3/2। इस t को ऊपर ले जाएं तो I इज इक्वल टू 1/2 माइनस एल से एल t की पावर माइनस 3/2 dt। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -3/2 जमा 1 -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो I 1/2 माइनस एल से एल t की पावर -1/2 डिवाइड बाई -1/2। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि ये 2 इस 2 से ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पीछे रह जाएगी माइनस में वैल्यू हमारे पास। तो I इज इक्वल टू -1/t की पावर 1/2 माइनस एल से एल। अब t की वैल्यू इसमें आपने क्या ली हुई थी, t की वैल्यू जो है वो ली थी आपने x² प्लस z²। तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा I माइनस 1/x² प्लस z² की पावर 1/2 माइनस एल से एल। ठीक है जी। अब आप दोबारा जो है वापस आए इस इक्वेशन के ऊपर, मैं इसको कोई कह देता हूं कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं वैल्यू आई की, मैंने आई की वैल्यू निकाल दी ये यहां पर, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये वैल्यू जो है मेरे पास दैट विल बिकम E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z यूनिट वेक्टर इनटू x z² प्लस x² की पावर 1/2
माइनस एल से एल और माइनस एक्स यूनिट वेक्टर। अब इसकी जगह पर ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी तो ये आएगी माइनस 1/z² प्लस x² की पावर 1/2 माइनस एल से एल और ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी, इधर भी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आपने ये जो आ गया है इसके अंदर क्या करना है, लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी कि लिमिट्स जो है वो अप्लाई करनी है जो माइनस एल से एल तक आपके पास जा रही है। इसके अंदर अब आप लिमिट्स रखें तो E इज इक्वल टू z यूनिट वेक्टर इनटू, अब L x के ऊपर आ रहा है तो L डिवाइडेड बाई z² प्लस L² का अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद माइनस फिर x माइनस L और z² अंडर रूट z², ये x² है तो माइनस L प्लस L², ये आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है इसके ऊपर माइनस एक्स यूनिट वेक्टर। अब अंदर यहां पर या आप इस माइनस को बाहर ले जाएं तो वो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। बेहतर यही है कि इसको बाहर ले जाएं, इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 1/z² प्लस L² का अंडर रूट माइनस 1/z² प्लस L² का अंडर रूट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर आप देखें तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो E इज इक्वल टू z यूनिट वेक्टर L/z² प्लस L², ये प्लस कर देगा इसको L/z² प्लस L² प्लस, अब ये तो एक जैसी हैं, x यूनिट वेक्टर इंटू 0 ब्रैकेट क्लोज। पीछे रह गया E इज इक्वल टू z यूनिट वेक्टर। अब इसका एलसीएम ले लें, z² प्लस L² तो L प्लस L, ये तो 0 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इधर जो है ये मैं यहाँ पर टर्म मिस कर रहा हूँ, ये आनी थी यहाँ पर लैम्डा, इसको कर लें आप, इधर भी आएगी लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी आएगी लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और इधर भी आएगी लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अच्छा, अब ये आपके पास वैल्यू निकल आई तो ये कितनी आ गई, ई इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड, जेड यूनिट वेक्टर 2l डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है जी, तो इसको फाइनली हम लिख लेते हैं कि ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू 2 लैम्डा जेड लैम्डा, सॉरी 2 लैम्डा एल। ठीक है, और ये जेड जो है ये एक दफ़ा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा एक दफ़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर जेड यूनिट वेक्टर भी आएगा। ठीक है, तो ये आप जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आई है। अब अगर हम इसके अंदर केस डिस्कस करें, यानी कि मैं इसके अंदर लिमिट्स लूँ कि जो पॉइंट्स हैं वो, यानी कि जो पी पॉइंट है वो आपकी जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे बहुत ही दूर है, बहुत ही किसी दूर फासले के ऊपर वो पॉइंट पी मौजूद है। ठीक है, तो फॉर पॉइंट्स far from the line, अगर लाइन से पॉइंट जो है वो बहुत फासले के ऊपर है, पॉइंट्स बहुत फासले के ऊपर हैं, तो z इज मच ग्रेटर देन l, तो फिर जो हाइट है z हाइट जो है वो l से बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर z जो है मच ग्रेटर देन l है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है E की, इसके अंदर L स्क्वायर या L जो है दैट इज गोज टू जीरो, इट विल गोज टू जीरो, L गोज टू जीरो। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 2 लैम्डा L 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z, Z स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, Z यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा, और यहां से आप इसको लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 2 लैम्डा L डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z। अब वो तो जीरो हो गया, Z स्क्वायर 1/2 Z स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, Z स्क्वायर, यानी कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा L ओवर Z स्क्वायर Z यूनिट वेक्टर। तो अब ये फील्ड किस तरह की निकल आई है, जैसी कि पॉइंट चार्ज की होती है कि 1/z स्क्वायर से वेरी कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज की फील्ड निकल आई है। यहाँ पर लैम्डा एल बेसिकली क्या है, लैम्डा एल जो है वो क्यू के बराबर है। ठीक है, किसको, इसको जीरो, क्यों इसको क्यों जीरो करना है? हाँ ना ना, वो तो उसके डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, इसको तो जीरो करके आप एक्सप्रेशन को अनडिफाइंड कर देंगे ना।
तो एक्सप्रेशन को हमने अनडिफाइंड तो नहीं ना करना। देखें आपने लिमिट ली है z मच मच ग्रेटर देन l, l गोज टू जीरो, वो डिनोमिनेटर के अंदर उसको आपने l गोज टू जीरो, l इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखें एक बात याद रखें, l गोज टू जीरो, जब भी आप किसी चीज को कहते हैं ना गोज टू जीरो, इसका मतलब है दैट इज मच मच स्मॉलर, वो बहुत स्मॉलर है, लेकिन इतनी भी स्मॉलर नहीं है कि उसको डिनोमिनेटर के अंदर मैं जीरो कर दूं। ठीक है, जब डिनोमिनेटर के अंदर जीरो कर दूं फिर तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, फिर कौन सी फील्ड निकलेगी, फिर तो फील्ड ही नहीं निकलेगी। ठीक है, वो इसलिए हमने उसको उधर जीरो किया, तो इसलिए एल नहीं जीरो हो सकता। तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि ये लैम्डा एल बेसिकली क्या है, ये क्यू है। ठीक है, तो ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q ओवर z स्क्वायर, z यूनिट वेक्टर। तो ये क्या चीज निकल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, सिर्फ फर्क इतना कि मैग्नीट्यूड 2 है चार्ज का, चार्ज है द मैग्नीट्यूड 2, बाकी वही है पॉइंट चार्ज की फील्ड। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम L को इन्फिनिट ले लें, लेंथ को, ठीक है, तो फिर हमारे पास अगर L इनफाइनाइट हो जाए तो फिर आपके पास जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल आल्सो बिकम इनफाइनाइट। यानी कि यहां पर आपने तो लिया था ना माइनस एक्स से प्लस, यानी कि माइनस एल से प्लस एल तक, तो फिर आप क्या ले लेंगे माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक। ठीक है, अगर उसको लाइन को अगर हम ये कहें कि इन लिमिट L गोज टू इन्फिनिटी, तो अब ये क्या है, द फील्ड ऑफ इनफाइनाइट वायर, दिस विल बी द फील्ड ऑफ इनफाइनाइट वायर। तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट वायर जो है उसकी फील्ड आ जाएगी तो अब जो आपके पास एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन के अंदर जो ये एक्सप्रेशन है कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा L डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं L को इनफाइनाइट कर दूं, ठीक है, यानी कि ये चीज जो है ये इन्फिनिटी के बराबर हो जाए, ये इतनी यानी कि बड़ी जो है वो आपके पास बन गई, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा L z यूनिट वेक्टर z L। ठीक है, ये L को मैंने कॉमन निकाला यहां से, तो 1 प्लस z स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। अब आप यहां पर L को इन्फिनिट पुट करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा L जेड एल अंडर रूट 1 प्लस जेड ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो जेड ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी 0। तो ई आपके पास 2 लैम्डा एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड एल जेड यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यहां से एल से कैंसिल हो जाएगा, तो ई जो है ये आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2 लैम्डा ओवर जेड, जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, यानी कि अगर लाइन चार्ज इनफाइनाइट है तो फिर फील्ड वेरी करेगा जेड से, और अगर माइनस एक्स से प्लस एक्स तक जा रही है, यानी कि माइनस एल से प्लस एल तक जा रही है, तो फिर फील्ड वेरी करेगा किससे? जेड स्क्वायर से। तो जेड स्क्वायर से जब भी फील्ड वेरी करती है तो उसका मतलब होता है कि वो बिहेव कर रही है एज ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के तौर पर जो है वो बिहेव कर रही है। अच्छा, इसमें अब जो है ना, ये एग्जाम्पल मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ करा दी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आगे, ठीक है, जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं 2.3, इसमें डिफरेंट उसने डिस्ट्रीब्यूशंस दी हुई हैं। 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, ये सारे क्वेश्चंस एक ही तरह के हैं, ठीक है, सब क्वेश्चंस के हैं एक ही तरह के हैं। अगर आपको ये समझ आ गई है तो फिर इनको करना कोई मसला नहीं। किसी में सरफेस दिया हुआ है, किसी में वॉल्यूम दिया हुआ है, किसी में लाइन दी हुई है, किसी के अंदर जो है वो सर्कल दिया हुआ है, किसी के अंदर सफियर दिया हुआ है। करना क्या काम है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। एट द एंड आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना। फिर अब मैं नेक्स्ट जो है वो, ये तो हमने मेथड सीख लिया कि हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफरेंट होती हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। तो मैं इसमें कुछ केसेस और भी डिस्कस करूंगा, जैसे डिस्क का होता है, और वो आपने पहले भी किया हुआ है लूप का, वो भी हर करवा दूंगा दोबारा मैं, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि भाई थोड़ी सी और इनसाइट जो है वो इसकी डेवलप हो जाए। बाकी आप जो है ये प्रॉब्लम करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी कि किस तरह सॉल्वर आपके पास मौजूद है, ठीक है।